नमस्कार, दमदार 10 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवेद। दमदार 10 के स्पेशल एडिशन में आज सबसे पहले बात करेंगे दुनिया की उस महान खिलाड़ी की जिसने अपने करियर के शिखर पर पहुंचते ही पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ओलंपिक गेम्स में ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने से महज एक कदम दूर थी, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना नाम प्रतियोगिता से वापस ले लिया। दुनिया की इस महान खिलाड़ी का नाम है सिमोन बाइल्स। ठीक सुना आपने, सिमोन बाइल्स। अमेरिका की रहने वाली वही सिमोन बाइल्स हैं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्ट में से एक है। महज 24 साल की सिमोन ओलंपिक के खेलों में 4 बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो 5 वर्ल्ड ऑलराउंड खिताब भी जीत चुकी हैं। मंगलवार को उन्हें ओलंपिक की प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेलना था और इस प्रतियोगिता को जीतकर वो गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने मुकाबले से पहले ही अपना नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया। सिमोन बाइल्स ने ऐसा क्यों किया, देखिए। टोक्यो के आर्या के जिम्नास्टिक सेंटर में सिमोन बाइल्स फाइनल मुकाबले से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इस दौरान सिमोन का वॉल्ट वार्म अप यानी हवा में उछाल सही तरीके से नहीं हो पाया। वॉल्ट टेबल रोकते समय वो हवा में लड़खड़ाई और हवा में उछाल के दौरान 2.5 की जगह सिर्फ 1.5 ट्विस्ट किए। इसके बाद उन्होंने अपने कोच से कुछ बातचीत की और फिर कोच के साथ ही मैदान से बाहर चली गई और वापस लौट कर नहीं आई। इसके कुछ देर बाद अमेरिकी जिम्नास्टिक की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया कि सिमोन बाइल्स टीम के फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई हैं क्योंकि वो एक मेडिकल समस्या से पीड़ित थी और अब रोजाना उनका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके आधार पर ही ये स्पष्ट होगा कि वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगी या नहीं। सिमोन, हमें आपकी फिक्र है। आप में से जो लोग इस खबर को देख या सुन रहे होंगे, उनमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी की तबीयत के चलते अमेरिका ओलंपिक में एक और गोल्ड मेडल हासिल करने से चूक गया। ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है, यह आम सोच है, लेकिन खुद अमेरिका क्या सोचता है? क्या अमेरिका ऐसा ही मानता है? अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस वक्त सिमोन बाइल्स की जमकर तारीफ हो रही है और जो लोग कुछ देर पहले तक सिमोन के इस कदम से हैरान थे, उनकी राय सिमोन का एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ने के बाद बदल चुकी। बता दें आपको कि सिमोन ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, ये मेरे लिए आसान नहीं था और ना ही मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन था। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया का वजन अब मेरे कंधों पर आ चुका था। मैं जानती हूं कि मैंने इस हावी नहीं होने दिया है और इस सोचा कि ये दबाव मेरे परफॉर्मेंस पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन कई बार ऐसा करना आसान नहीं होता है। ओलंपिक कोई मजाक नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं दूर से ही सही, मेरा परिवार मेरे साथ है और वही मेरे लिए पूरी दुनिया है। इस प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद सिमोन बाइल्स ने क्या कहा, आपके लिए वो सुनना भी जरूरी है। No injury, thankfully, and that's why I took a step back because I didn't want to do something silly out there and get injured. So I thought it was best if these girls took over and did the rest of the job. It's been really stressful, this Olympic Games. I think just as a whole, not having an audience, there are a lot of different variables going into it. It's been a long week. It's been a long Olympic process. It's been a long year. So just a lot of different variables. I say put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are. अपने इस बयान में अमेरिका की इस महान जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने कहा है कि वो इसीलिए मुकाबले से नहीं हटी क्योंकि उन्हें कोई इंजरी यानी कि चोट आई है। अपने बयान में सिमोन ने स्ट्रेस शब्द का 2 बार जिक्र किया। एक बार उन्होंने मेंटल हेल्थ का जिक्र भी किया और ये कहा कि आपका मेंटल हेल्थ सबसे पहले। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहा तो आप अपने गेम को एंजॉय नहीं कर सकते। सोचिए, दुनिया की एक महान खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के आगे अपनी मानसिक स्थिति को ज्यादा अहमियत दी, ज्यादा तवज्जो दी। कुछ लोगों को शायद ये सही ना लगे, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन मुकाबले से पीछे हटना ठीक नहीं था। सिमोन को अपनी प्रतियोगिता पूरी करनी चाहिए थी, भले ही उन्हें हार मिलती। लेकिन सोचिए, एक खिलाड़ी के दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है जब वो मुकाबले के मैदान में डटा होता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, एक खिलाड़ी ही बता सकता है। अमेरिका की वर्ल्ड लेवल तैराक केटी लेडेकी ने अपनी साथी खिलाड़ी को लेकर जो कहा, वो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है।
I mean, I would never want to speak for Simone or say that I know what she's feeling because none of us do. But I understand it. We're at the highest level. We have the most eyes on us of anyone in the world right now. I'm not just saying us as in Simone and me. I'm saying everyone at the Olympics. I mean, everyone around the world is watching, and certainly Simone has so many eyes on her, and you know, the cameras follow you around. I experience that on days like today. जो फैसला सिमोन ने लिया वो वाकई आसान नहीं था, लेकिन ये करके उन्होंने अपना कद और बढ़ा कर लिया। ओलंपिक में हुई इस घटना को आप क्रिकेट के जरिए भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त क्रिकेट की T20 सीरीज चल रही है। आप और हम जब मैच को देखने के लिए टीवी के आगे बैठते हैं और जब कोई शॉट भारतीय क्रिकेटर के बल्ले से छूट जाता है तो मन में एक आह सी निकल जाती है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही हो और किसी खिलाड़ी के हाथों कैच छूट जाए तो भी हमारे दिल में ऐसी टीस उठती है और हम टीवी के आगे बैठे ही खिलाड़ियों को नसीहत देने से चूकते नहीं। जैसे फला खिलाड़ी को कैच ऐसे पकड़ना चाहिए था या फिर उसने कैच पकड़ने में ये गलती कर दी, चूक कर दी और इसी की वजह से कैच छूटा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब कोई खिलाड़ी 500 फीट के डायमीटर वाले क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहा होता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है, क्या होती है उसकी मानसिक स्थिति। हमें और आपको ऐसे स्टेडियम में अगर एक बॉल खेलने के लिए दे दी जाए तो शायद हम वो भी ना खेल पाए। और जब मुकाबला किसी दो देशों के बीच हो और जिस मुकाबले पर करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हों तो मानसिक तनाव का अंदाजा शायद आप भी नहीं लगा सकते। किस तरह का लेवल होता है उनका स्ट्रेस लेवल। खेल के दौरान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी उम्मीदों का ऐसा ही बोझ अपने कांधों पर लेकर उतरते हैं। हाल ही का वाकया है, ऐसे ही दबाव के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का एक बयान आया था कि जब उम्मीदों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो ये बोझ बन जाती है। कुछ हफ्ते पहले ही भारत के जाने माने राइफल शूटर अभिनव बिंद्रा ने कामयाबी के बाद के खालीपन के बारे में बात की थी। बिंद्रा ने यह कहा था कि बहुत से लोग असफलता से कैसे निकले इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए कामयाबी से निकलना मुश्किल हो गया था। यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था और कामयाबी को लेकर उनकी ऐसी परिभाषा काफी मायने रखती है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक जीतने के कुछ ही सालों बाद यह कहा था कि मैंने अपने सपने को, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन इससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा खालीपन आ गया। मैं अवसादग्रस्त था और खोया खोया रहने लगा था। मैं नहीं जानता था कि अब आगे जीवन में क्या करूंगा। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कामयाबी के बाद उम्मीदों का पहाड़ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी झेलते हैं। कुछ साल पहले का वाकया है जब शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी आई थी, याद होगा आपको। तब उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, मेरे लिए वो 7-8 दिन बेहद यादगार थे जब मैं सुरेंद्र साहनी के रोल में था। सुरेंद्र साहनी उनके किरदार का रोल है। तब मैं सेट पर टहलता था और मुझे कोई नहीं पहचान पाता था। उनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। तब मुझे एक बार ये लगा कि 30 साल बाद जब मैं इतना बड़ा स्टार नहीं होऊंगा तब शायद मुझे कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं होऊंगा। देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और खिलाड़ी डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज को लेकर जैसे खुलकर बात करते हैं, क्या हम लोग ऐसी बातें करते हैं? हम जैसे मिडिल और लोअर क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास में लोग रहते हैं, वो डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज को लेकर बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन रिसर्च क्या कहती है वो भी जान लीजिए। रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज से यही वो दो तबके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कहती है रिसर्च। तो रिसर्च के मुताबिक हर 7वां व्यक्ति किसी ना किसी तरह के मानसिक रोग से इस वक्त ग्रसित है और ये आंकड़े कब के हैं ये भी जान लीजिए। साल 1990 से लेकर 2017 के बीच में वर्ल्ड लेवल पर सर्वे हुआ और उसमें भारत के जो आंकड़े आए वो बेहद डराने वाले थे। भारत के आंकड़ों को देख लीजिए। भारत में मानसिक बीमारी से जुड़े लोगों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा। यही नहीं, भारत में तकलीफें सिर्फ इतनी नहीं है। WHO ने 2018 में भारत को वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री तक करार दिया था। WHO ने आगे कहा था कि अगर अभी वक्त रहते अगर हम नहीं संभले, हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं और इतने हालात बिगड़ सकते हैं कि 2030 तक भारत में मानसिक स्वास्थ्य
एपिडेमिक बन जाएगा, यानी कि मौजूदा स्थिति में जो कोरोना है वो एपिडेमिक सिचुएशन है। ऐसी स्थिति सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की वजह से बन जाएगी। मानसिक रोगियों के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या भी भारत में बेहद कम है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1 लाख की आबादी पर 0.29 साइकेट्रिस्ट है, यानी कि 1 से भी कम। और WHO कहता है कि यह मानक 1 लाख की आबादी पर 3 डॉक्टर्स का होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। यह सिचुएशन इस वक्त मौजूदा दौर में भारत की मेंटल हेल्थ को लेकर है। मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे देश में दिक्कत कहां से शुरू होती है, इस पर हमने काफी रिसर्च की, एक्सपर्ट से बातें की। पता लगा कि 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। या तो हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं अपनी बीमारी को, या फिर हमें उस बारे में पता ही नहीं चल पाता है। इसमें पहला तो यह है कि हम खुद किसी तरह के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, यह हम खुद नहीं समझ पाते। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि अगर हमें यह मालूम होता है कि हम डिप्रेशन में हैं, तो हम उसे लेकर किसी से बात नहीं करते और खुद को खामोश करके अपने ही अंदर दबा लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमें ऐसी किसी भी दिक्कत को लेकर, जो भी सबसे भरोसेमंद हमारे आसपास है, वो हमारा दोस्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, रिश्तेदार या कोई परिचित हो सकता है, हम उससे खुलकर अगर अपनी बातें करें तो आधी समस्या यहीं पर खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन और मानसिक बीमारी पर शायद कोई इसे मापने का पैमाना नहीं है, इसलिए लोग इससे अवेयर नहीं होते। आइए अब इस पर मनोचिकित्सक ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, भारत में अभी भी एक दिक्कत यह है कि लोग डिप्रेशन पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आपके मन में कुछ है तो आप अपने साथियों, सहयोगियों या फिर दोस्तों से बात कीजिए, आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों से बात करना, अपने दिल की बात करना। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हम दिल की बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व कैसे होंगी? वो एक और ही अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने दिल की बात खुलकर किसी से करते हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि कहते हैं दुःख बताने से हल्का हो जाता है। अगर हम अपने दिल की बात किसी को बता रहे हैं, पहली चीज़ ये है कि हम अपने के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो किसी को शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग करने से हमेशा एक बोझ हल्का होता है सामने वाला। अगर 2 लोग किसी से बात करते हो तो कई बार समस्या का एक तीसरा निकल आता है। चौथी चीज़ ये भी है, अगर हम अपने दिल की बात किसी से करते हैं, समस्या का कोई हल ना निकले, बट सामने वाला आपके दुःख और दर्द को या आपकी तकलीफ को, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो अपने बल पर करें, तो डेफिनेटली आपको और भी जिसे बोलते हैं थोड़ी संतुष्टि होती है। तो बहुत रिलैक्स फील होता है, आपको लगता है आप ही सिर्फ अकेले नहीं हो, या जो आसपास का सपोर्ट सिस्टम है वो आपके साथ है। अगर किसी दोस्त ने, किसी पार्टनर ने या किसी फैमिली मेंबर ने आपको बोल दिया, मैं समझ सकता हूँ तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द भी कई बार अपने आप में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो कई बार सामने वाला आपकी हेल्प कर पाता है तो भी ये हो जाता है, कई बार वो हेल्प कोई भी नहीं कर पाता है, बट ना हेल्प करते हुए भी जब हम दिल की बात को कर पाते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब हम दिल की बात शेयर नहीं करते हैं तो बढ़ जाती है। तो वो जब बढ़ जाती है तो फिर उनके लिए आगे चलकर और समस्या होती है, और वो डेफिनेटली कई बार एक जिसे बोलते हैं मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। और वो मानसिक बीमारी कई बार मेडिकेशंस या लॉन्ग साइकोथेरेपी या काउंसलिंग जो कि सालों चलती हैं, उसकी वजह से या उसके सपोर्ट सिस्टम से आप जिंदगी में चल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज नेशन के दर्शकों को इतने आसान शब्द नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपर्ट की राय आपने सुन ली, लेकिन क्या यही ठीक है? आप अपने जीवन में जब तक इसे उतारेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। अगर मन में कोई परेशानी या समस्या है जिसे आप लेकर चिंतित रहते हैं, तो खुलकर उस पर बात करने का वक्त आ चुका है। अगर परेशानी ऐसी है जिसे आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो अपने अंदर दबाए रखने की बजाय किसी मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उसकी मदद बहुत काम आएगी, क्योंकि वक्त पर मिली सलाह या इलाज न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करेगा, बल्कि इसे बढ़ने से भी रोक सकता है। अब हम आपको दुनिया में डिप्रेशन पर हुई कुछ और चौंकाने वाली रिसर्च दिखाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च बताती है कि अकेलेपन की वजह से एक व्यक्ति की उम्र तेजी से घटती है, और ये उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। कोरोना काल में और खासकर लॉकडाउन के दौरान भी करोड़ों लोगों ने इस अकेलेपन को महसूस किया है। इस दौरान लोगों के व्यवहार में अलग अलग से बदलाव महसूस किए गए। उनमें गुस्सा, निराशा और घुटन जैसी समस्याएं बढ़ गई। दुनिया में डिप्रेशन या फिर ये कहें कि मानसिक तनाव का लेवल कोरोना महामारी ने भी बहुत बढ़ाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में
लॉकडाउन लगा, जिससे कई लोग घरों में अकेले महीनों तक कैद हो गए। लोगों की नौकरियां गई, लोग बेरोजगार हुए और फिर डिप्रेशन ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। जापान की बात करें तो जापान में कोरोना काल के बीच सुसाइड के केस पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गए और यही देखते हुए जापान सरकार ने इसी साल फरवरी महीने में अकेलेपन को दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है और इस मंत्रालय को नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। वैसे तो जापानी लोग काम को लेकर कर्मठ और ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि अलग अलग वजह हैं जिसकी वजह से अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जापान की जनसंख्या 12.5 करोड़ है और इसमें 63 लाख बुजुर्ग हैं, 6 करोड़ से ज्यादा युवा, यानी कि कुल जनसंख्या की बात करें तो 5% बुजुर्ग हैं और 50% युवा हैं। और यही बुजुर्ग जापान की चिंता का इस वक्त सबब बने हुए हैं, क्योंकि इनके पास इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई साथी नहीं है। लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जापान में रोबोट डॉग और रोबोट फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं। जापान की तरह ही ब्रिटेन की भी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस 3 साल पहले यानी कि 2018 में गठित हो चुकी है। यही नहीं, यूएई में भी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस इसका नाम है। मानसिक तनाव जैसी समस्या को यूएई की सरकार 5 साल पहले ही समझ चुकी है और इसकी अहमियत समझते हुए यूएई की सरकार ने साल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया था, जो लोगों की मानसिक परेशानी दूर करने में मदद करता है। भारत में फिलहाल ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है मौजूदा दौर में जो लोगों के अकेलेपन को दूर कर सके, लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी मंत्रालय या फिर कोई भी संस्था तभी आपकी मानसिक समस्या दूर कर सकती है जब आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, अपनी मदद नहीं करेंगे। मदद करने से हमारा मतलब साफ है, आपको अगर लगता है कि आप किसी मानसिक चिंता या तनाव के शिकार हैं तो फिर आप इस समस्या को दबाने की बजाय इस पर घर परिवार या फिर दोस्तों के बीच बातचीत कीजिए। शुरुआत में लग सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको अजीब से देखें, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में लोग ऐसी बातें करने से परहेज करते हैं, लेकिन अगर आपने इस बारे में बातें की तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें आपको दूसरों के साथ भी करनी चाहिए। जैसे आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो आपको लगे, आपका कुलीग हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, आपका कोई साथी दोस्त हो सकता है जो किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसके बारे में बात कर सकें उससे। ऐसा करके आप न सिर्फ उसकी परेशानी कम कर सकते हैं बल्कि एक जिंदगी को भी बुझने से बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दमदार 10 में बात करेंगे मॉनसून में दरकते पहाड़ों की। और साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, सवाल यह कि क्या पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं हिमालय की गिरती सेहत का नतीजा है? आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आया एक खौफनाक वीडियो सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए कैसे यहां ऊंचाई से सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब सा गिर रहा है। पूरे 38 सेकंड इस हाईवे पर इसी तरीके से पत्थरों की बरसात होती रही। और सोचिए यहां से अगर इस दौरान कोई गाड़ी या कोई शख्स गुजरता तो उसका हाल क्या होता। दरअसल उत्तराखंड के लिए ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। इसी तरह के भूस्खलन की चपेट में आकर यहां पर हर साल न जाने कितने बेगुनाह अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। स्टार्टिंग से ही बनाया भाई, स्टार्टिंग से ही भाई तो बना। तो तस्वीरें देखिए आपने। सवाल यहां यही है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बार बार यह भूस्खलन क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए कुदरत से हद से ज्यादा की जा रही छेड़छाड़ जिम्मेदार? क्योंकि बीते सालों की तुलना में इस बार पहाड़ों पर उतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन भूस्खलन की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? क्या इसके पीछे बड़ा कारण ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है? क्या उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए लाइफलाइन का दावा करने वाला ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट अब पहाड़ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है? इस प्रोजेक्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि कहा तो ऑल वेदर प्रोजेक्ट ये कहा जा रहा था कि मौसम इसकी वजह से किसी भी मौसम में जो घंटों के दुर्गम इलाके वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अब इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि भूस्खलन और सड़कों में दरार की वजह से एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। पहाड़ों पर बढ़ते भूस्खलन का पूरा विश्लेषण समझने के लिए आपको यह जानना भी जरूरी होगा कि उत्तराखंड लैंडस्लाइड के खतरे की जद में है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो वो कौन से जिले हैं, आइए वो समझाते हैं आपको।
उत्तराखंड ऐसे तो अमूमन पूरा ही लैंडस्लाइड की जद में रहता है, लेकिन ये कुछ जिले हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं लैंडस्लाइड की, और यही भूस्खलन की जद में सबसे ज्यादा आते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जिंदगी बेहद मुश्किल है। इसमें दो राय नहीं है कि यहां पर विकास की दरकार के लिए पर्यावरणविद और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उसकी कीमत हिमालय को कमजोर होकर चुकानी पड़ रही है, और इसी का नतीजा है कि बार बार भूस्खलन के रूप में हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं जो हमने आपको अभी इस सेगमेंट के शुरू होने में दिखाई। लेकिन इन आंकड़ों पर नजर डालिए कि किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, और यही आंकड़े सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। तो आइए आप बताते हैं आपको कि साल 2018 से हमने जो रिसर्च की है, साल 2018 में भूस्खलन की 6 घटनाएं आई। ये साल 2019 में भी 6 ही रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा इनमें इंक्रीज होना शुरू हो गया। साल 2020 में 7 भूस्खलन की घटनाएं आई जो बहुत मेजर थी, छोटी मोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं हम। और 2021 यानी कि अभी साल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 4 से बड़ी घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी है। रुद्रप्रयाग से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे भूस्खलन के बाद जो जहां था वहीं ठिठक गया। ये भारी भूस्खलन केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड में हुआ। दरअसल भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में चट्टान टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रहे भूस्खलन से ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग नेशनल हाईवे 108 में धरासू, हेलकूगाड़ और निताला में सड़क बार बार बंद हो रही है। ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 में धरासू और कल्याणी के पास भी सड़क बार बार बंद हो रही है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ को जोड़ने वाले NH 58 पर 3 धारा तोता घाटी, सिरोह बगड़, हेलंग, पीपलकोटी, विष्णुगाड़ परियोजना, लाम बगड़, हनुमान चट्टी बार बार भूस्खलन से बंद हो रहा है। ऋषिकेश से केदारनाथ को जोड़ने वाला हाईवे खाकरा, सिरोह बगड़, बास बगड़, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी भी भूस्खलन से बार बार बंद हो रहा है। टनकपुर से पिथौरागढ़ वाली ऑल वेदर रोड भी कई जगह से भूस्खलन की वजह से बंद होती जा रही है। ऑल वेदर रोड बंद होने के चलते लोगों को सफर करने में भी घंटों का वक्त लग रहा है। तो आइए अब आपको ये समझाते हैं कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है क्या। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो है उसे समझ लीजिए आप। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो है इसे चार धाम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। चार धामों को सड़क से जोड़ने की ये एक महती योजना है। इस योजना में 889 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया जाना है। यही नहीं, इसमें आने और जाने दोनों तरफ डबल लेन सड़क बननी है, यानी कि जो सड़कें जो बनेगी, पहाड़ों पर सड़कें आपने देखी है पतली पतली होती है, यहाँ पर चौड़ी सड़कें बनानी है। यही नहीं, कम चौड़ी सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने का काम भी चल रहा है, यानी कि जो रास्ता अभी बना हुआ है उसे भी चौड़ा किया जा रहा है। उसके लिए भी पहाड़ों को काटना पड़ रहा है। पहाड़ पर कई जगह पर बाईपास बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, पुलों का निर्माण हो रहा है और सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो ये बताता है कि इसी की वजह से दिक्कतें वहां पर बढ़ रही है, जो लोगों की परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। बारमासी रास्ता ऑल वेदर रोड। साल 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम में ऑल वेदर रोड की शुरुआत की थी, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के साथ चारों धामों को इस बड़े प्रोजेक्ट के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे पहाड़ों में जाना बहुत आसान हो जाएगा। चार धाम प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है, जिस पर आगे बढ़ने के साथ 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं जो चारों धाम को जाते हैं। इससे पहला रास्ता ऋषिकेश से निकलेगा, जो धारासू नाम की जगह तक जा रहा है। दूसरा हाईवे धारासू से यमुनोत्री और गंगोत्री तक जाएगा। तीसरा ऋषिकेश से शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा। वहां से ये केदारनाथ के लिए गौरीकुंड तक निकल जाएगा। चौथा रास्ता रुद्रप्रयाग से आगे बद्रीनाथ के लिए माना गांव तक जाएगा। चार धाम प्रोजेक्ट पर साल 2017 में काम शुरू हुआ था, लेकिन इसको लेकर कई शिकायतें आई। आरोप लगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई अर्जियां आने पर एनजीटी ने इसे सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और फिर 25 लोगों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। सड़क की चौड़ाई के मसले पर कमेटी 2 गुटों में बंट गई। कमेटी के मुखिया चोपड़ा और उनके 3 साथियों ने चारधाम प्रोजेक्ट में सड़क की 12 मीटर चौड़ाई करने पर सवाल उठाया है। वहीं 21 लोगों ने इसे सही बताया। तो भूवैज्ञानिक इस लैंडस्लाइड के पीछे क्या कारण दिख रहे हैं? बढ़ती लैंडस्लाइड की घटनाओं के लिए चारधाम प्रोजेक्ट कितना जिम्मेदार है? इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। इस
इसके कारण थोड़ा सा जो लैंडस्लाइड का टेम्परेरी रूप से देखा जाए तो उसके नंबर बढ़ गए हैं। अब इसका कारण ये होता है लैंडस्लाइड का कि अगर आप किसी स्लोप को काटते हैं तो उससे क्या होता है कि वो स्लोप को जब काटते हैं तो काटने चाहे आप मशीन से काटें, चाहे आप उसको ब्लास्टिंग करें, चाहे आप मैन्युअली करें, तो उसके अंदर जो वीकनेस रहती है चट्टानों के अंदर, खास करके एक जिसको हम संधि बोलते हैं। संधि का मतलब ये कि जहाँ पे दो राख टूटी हुई हो और आपस में जुड़ी हुई हो। तो इस तरह के जो संधि वाले क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं चट्टानों में, वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो एक्सपर्ट की बात सुन ली आपने, लेकिन अब प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये चारधाम प्रोजेक्ट इसी साल अंत तक खत्म होने वाला था। क्या अभी तक हुआ है और क्या होना बाकी है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो है उसमें 250 किलोमीटर सड़कें चौड़ी होने का काम हो चुका है, यानी कि 12 मीटर लंबी जो चौड़ी है वो सड़क बनाई जा रही है। यही नहीं, 400 किलोमीटर सड़क पर काम जारी है, यानी कि 250 का काम हो चुका है, 400 पर काम अभी भी जारी है। वहीं 239 किलोमीटर सड़क ऐसी है जहां पर काम होना है लेकिन यहां काम रुका हुआ है और इसके पीछे वजह है पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी यहां पर नहीं मिल पाई है। 2021 के अंत तक ये पूरा काम होना था, यानी कि चारधाम प्रोजेक्ट जो है इसे सबको साथ में देना था। ऑल वेदर रोड का ये प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है और इस मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां भी जमीन का कटान किया जाता है वहां पर कुछ सालों तक इस तरह की दिक्कतें आती हैं, फिर वो धीरे धीरे सतल हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। डेफिनेटली बढ़ती है, पर ये इनका सबका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि अपना आप जब स्लोप स्टेबल हो जाता है तो फिर इनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। आजकल टनल की टेक्नोलॉजी या रोड कटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है या इतनी एडवांस हो गई है कि हम पहले से ही असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह के मशीनें यूज़ करना है या किस तरह के एक्सप्लोजिव यूज़ करना है जिससे हम राख को काट सकें, तोड़ सकें, उसको ब्रेक कर सकें। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमें कम एक्सप्लोजिव यूज़ करके अगर स्लोप को काटना है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो उसके कारण क्या होता है कि राख में जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं जिसके कारण राख डिस्टर्ब होती है, वो वाइब्रेशन कम होंगे और उसके कारण राख का नुकसान कम होगा। और शुरू में तो जब स्लोप ताज़ा रहता है या नया नया कटा हुआ रहता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पर धीरे धीरे वो स्थिति ख़त्म हो जाती है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि वक्त के रहते ये जो चीज़ें भूस्खलन के सामने आ रही है कम होंगी। बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त बीतने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मनुष्य और कुदरत के बीच की लड़ाई है जहां विकास की कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दमदार 10 में अभी के लिए इतना।